तो हमने मौर्य वंश कंप्लीट कर दिया है और मौर्य वंश इस लेवल से कंप्लीट किया है कि ये समझ लो उससे बाहर तो क्वेश्चन शायद ही आ जाए भाई। जिस हिसाब से किया है मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा शायद आपको कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है जो है रिवीजन। अगर आप रिवीजन करते रहोगे तो ऐसा दुनिया का कोई एग्जाम नहीं है जो आप क्रैक ना कर सको। मेन चीज़ होता है रिवीजन भाई का। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, बुक्स पे बुक्स बनाए जाते हैं कि अब नोट्स बना लिए, नोट्स ये बना लिए। अगर आप उनका रिवीजन नहीं कर रहे हो टाइम टू टाइम, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे इकट्ठे बना के फिर रिवीजन करो, वो अलग बात हो जाएगी। क्योंकि आप मान के चलो सारे बना भी रहे हो फिर रिवीजन कर रहे हो तो कुछ कुछ भूल जाओगे, फिर आपको वीडियोस का सहारा लेना पड़ जाएगा। मतलब मेहनत वही पड़नी है। इससे अच्छा तो आप ये है, आपने आज ये नोट्स बना लिए तो फिर इनको डेली बेसिस पे आप कुछ टाइम निकालो, कुछ हद तक रिवाइज करो। ऐसा मान के चलो अगर आप आधा घंटा भी निकाल रहे हो उनको रिवाइज करने का तो भी बहुत है। रिवाइज करने का मतलब जल्दी जल्दी देखो और आगे बढ़ो। और जिस टाइम आपका एग्जाम आने को हो ना, तो आराम से सारे के सारे नोट्स आप ध्यान से देख के आराम से एग्जाम देने जा सकते हो और आपको वो देखेगा भी एग्जाम के अंदर जब आप एग्जाम में क्वेश्चन बना पा रहे होंगे। तो यही था। और आज मैं सुंग वंश और कन वंश का खात्मा करने के बाद 2-3 चैप्टर और रह जाएंगे, उसके बाद आपका एंशियंट पूरा खत्म हो जाएगा। और उसके बाद मेडिवल या मॉडर्न चलाऊंगा मैं। सोचूंगा कौन सा चलाना है। भाई का टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, जैसे कि प्राचीन मतलब इतिहास का है यानी कि एंशियंट का है, सुंग वंश और कन वंश आते हैं। अब मैं सुंग वंश की बात करूं तो मौर्य वंश मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। मतलब इन्होंने 185 बीसी से 73 बीसी तक शासन किया था सुंग वंश ने, और ये काफ़ी टाइम होता है। भाई का अगर मैं बात करूं तो यह भारत का प्रथम ब्राह्मण साम्राज्य बना है, माना जाता है। मतलब सुंग वंश को ब्राह्मण साम्राज्य माना जाता है। और आया भी है क्वेश्चन, इसी वजह से मैंने लिख दिया। पूछा गया था कि शुंग वंश ब्राह्मण साम्राज्य पूछा गया था, ऑप्शन थे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो प्रमुख शासक जो था वो पुष्यमित्र शुंग था। और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ, कौन था ये, मौर्य वंश का अंतिम शासक था। उनकी मतलब हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली थी। और आगे बात करूँ तो ये पुष्यमित्र शुंग जो है वो 185 बीसी से 149 बीसी तक अपना शासन करते हैं। इसके अलावा की अगर मैं बात करूँ तो राजधानी इनकी जो थी वो विदिशा थी। और विदिशा ये कहाँ की थी, मध्य प्रदेश की, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में शासन करते थे आपके शुंग वंश। भाईगा इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। पूछा गया है शुंग वंश जो थे वो डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी जो थी वो कौन सी भाषा का उपयोग करते थे, तो वो संस्कृत था, ठीक। क्योंकि इम्पोर्टेंट है इसी वजह से मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो धार्मिक कार्यों की, तो इन्होंने अशोक द्वारा 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया। लेकिन एक चौंकाने वाली बात और आपको देखने को मिलेगी कि इसने 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया, लेकिन भरहूत का स्तूप जो कि आपका मध्य प्रदेश के अंदर सतना में था, उसका मतलब इन्होंने पुनः मतलब दोबारा से पूर्ण कराया। जो भी इनका बाकी था उन्होंने पूर्ण करा दिया। यानी कि ऐसे कह सकते हो इसका निर्माण कार्य तो अशोक ने शुरू कराया, लेकिन इसे पूर्ण जो है पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। तो मुझे नहीं पता यार इस मतलब स्तूप से इनको क्या लगाव चढ़ गया और इन्होंने मतलब उनका पूर्ण रूप करा दिया, लेकिन 84,000 स्तूपों को नहीं बख्शा, सारे के सारे तुड़वा दिए पुष्यमित्र शुंग ने। तो पता नहीं क्या ही दिमाग चला रहे थे, और इतने ज़्यादा मतलब तुड़वाने के बाद खाली इसका ही निर्माण करा दिया, कंप्लीट कर दिया कि नहीं इसको कंप्लीट कराना चाहिए। ऐसा क्या दिख गया पता नहीं। खैर वो राज भी उसी के साथ चला गया। अब सुंग वंश थे, कुछ भी कर सकते थे। उनकी लैंग्वेज समझना ही इतना टिपिकल हो जाता अगर आप रियल लाइफ में जी रहे होते उनके वंश में। खैर कोई नहीं है, आगे आते हैं। इसके अलावा की बात करूँ तो सांस्कृतिक योगदान की बात करूँ तो क्या सांस्कृतिक योगदान है इनके। इनके काल में वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। पूछा जाता है भाई ये एग्जाम में कि जो सुंगवंश का काल है वो कौन सा मतलब काल कहा जाता है, तो वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। ये आप ध्यान रखना भाई का। इनके टाइम पे विदेशी आक्रमणकारी आए थे, डेमेट्रियस। ये विदेशी आक्रमणकारी थे तो फिर एक भाषा में याद कर सकते हो तो, और सीधा का सीधा ही पूछा जाएगा कि कौन से विदेशी आक्रमणकारी जो है पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे आए थे। तो इजी से टिक लगाओ, डेमेट्रियस, और आगे बढ़ जाओ। उसके बाद आता है पतंजलि। पतंजलि भी शुंग वंश के ही पुष्यमित्र शुंग के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे। पतंजलि कहाँ के थे, पुष्यमित्र शुंग के। तो मौर्य वंश के बाद जो आता है आपका वो आता है शुंग वंश, और शुंग वंश में ही पतंजलि देखने को मिलते हैं। पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में। आप ये समझ लो अगर आप किसी भी हिस्ट्री का अगर टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप गुप्तास पढ़ के चले जाओ, आप आपका मौर्य पढ़ के चले जाओ,
और आप आपका पढ़ के चले जाओ कुषाण वगैरह। इन्हीं से क्वेश्चन फंस जाएंगे क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ते हैं और मैंने काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, तो फिर यहीं से मैक्सिमम मतलब ऐसे समझ लो 100 में से 70 to 80% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने मिलेंगे। अगर आपका हिस्ट्री का कहीं से क्वेश्चन बन रहा है, भाई का मुगल वगैरह आ जाता है कभी कभी, नहीं तो गुप्ता, कुषाण और आपका मौर्य, इन्हीं में ही वो काम कर देता है। आगे बात करूं तो इन्हें योग शास्त्र की रचना की थी जो शुंग वंश थे उन्होंने। और इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने जो है ना वो 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे पुष्यमित्र शुंग ने। भाई का अगर मैं बात करूं उत्तराधिकारी एवं शासक की और अन्य शासक की, तो फिर शासक थे अग्निमित्र, और इन्होंने जो है वो कालिदास की प्रसिद्ध रचना मालविकाग्निमित्रम के नायक मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी है। मालविका अग्निमित्रम एक पुस्तक है जो कि कालिदास द्वारा रचित है, और अग्निमित्र उस टाइम पर शासक थे और कालिदास ने लिख दी थी मालविका अग्निमित्रम, इतना बड़ा नाम। और मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी है इस पुस्तक के अंदर। उसके बाद शासक जब वसु ज्येष्ठ थे तो पुष्यमित्र के बाद के उत्तराधिकारी वसु ज्येष्ठ ही बने, पुष्यमित्र शुंग के बाद। उसके बाद वसुमित्र आते हैं, शुंग वंश के अन्य महत्वपूर्ण शासक, और ये शुंग वंश के ही शासक हैं। फिर आते हैं देवभूति, ये ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध है। अंतिम शासक जिनकी हत्या कन मतलब वासुदेव कन्व ने करा दी थी। यार अजीब अजीब नाम होते हैं, वासुदेव कन्व, ठीक है समझ जाएंगे आप लोग। तो देवभूति क्योंकि लास्ट शासक रहते हैं, और लास्ट शासक आपका मैं बता दूं मौर्य के कौन रहते हैं अगर आपको ध्यान हो, तो मौर्य के जो रहते हैं वो आपके रहते हैं बृहद्रथ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। तो ऐसे ही लास्ट शासन पूछा जाता है कि मतलब शुंग वंश के लास्ट शासक कौन थे, तो वो थे देवभूति। और ये आपके एग्जाम में आता है कि मतलब जो भी शुंग वंश के लास्ट शासक थे वो कौन से थे। भाई का आगे आते हैं, तो आगे इसमें बोला गया है कि विशेष नोट में बताया, यानी कि इम्पोर्टेंट हो सकता है ये। अग्निमित्र ने कलिंग के विरुद्ध अभियान किया था। कलिंग युद्ध जब हो रहा था तब तब का नहीं है, कलिंग के विरुद्ध, यानी कि कलिंग एक राज्य है उसका। उस समय वहाँ चेंदी यानी कि कल्चरी वंश का शासन था। अशोक तो मतलब कलिंग युद्ध करने के बाद उसके बाद ये आते हैं, और वहाँ पे जो कलिंग के दौरान में ये मतलब जब अभियान करते हैं कलिंग को जीतने के लिए, तो फिर वहाँ पे चेंदी और कल्चरी वासन वंश का शासन रहता है। तो अग्निमित्र जाते हैं, देखते हैं कि मतलब जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। फिर आता है कलिंग और चेदी का वंश। प्रतापी शासक कौन थे, वहाँ के खारवेल थे, ठीक है। कलिंग में चेदी वंश का और चेदी वंश का राज शासन चल रहा था, जिसमें प्रतापी शासक कौन थे, आपके खारवेल थे। खारवेल राज्य कर रहे थे। तो देखते हैं कि अग्निमित्र उनको जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते हैं। बाकी का इम्पोर्टेंट वो नहीं है, इम्पोर्टेंट आपका बस ये है कलिंग के जो जब इन्होंने फाइट करने जा रहे थे, तो फिर खारवेल वहाँ के शासक थे, यानी कि जो भी ब्यौरा वगैरह लेने जा रहे थे। हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करूँ तो फिर खारवेल द्वारा प्राकृत भाषा में जारी किया गया है, यानी कि खारवेल कौन था, खारवेल आपका कलिंग और चेदी वंश का शासक था, ठीक है। तो इनके द्वारा प्राकृत भाषा में हाथी गुम्फा अभिलेख जारी किया गया था, ऐसे कह सकते हो। उसके बाद इनका जो महत्व की बात करूँ तो इस अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है इस अभिलेख में, यानी कि हाथी गुम्फा अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष का, ये चलो नोटिस कर लो भाई, हो सकता है इंपॉर्टेंट हो जाए। भाई का भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके बाद की बात करूँ तो आ जाए आपका कण्व वंश, और ये लास्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका सातवाहन स्टार्ट हो जाएगा। भाई का कण्व वंश की बात करूँ 73 बीसी से लेकर 30 बीसी तक ये रहता है। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर कण्व वंश का शासन होता है, यानी कि शुंग वंश जैसे ही फिनिश हो जाता है उसके बाद आपका आता है कण्व वंश, और ये शासन करते हैं। संस्थापक कौन होते हैं, वासुदेव होते हैं कण्व वंश के। और काफ़ी टाइम यानी कि इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है आपका, संस्थापक कौन है कण्व वंश के, तो ये पूछा जाता है। आगे आते हैं आपका राजधानियों की बात करूँ तो फिर पाटलिपुत्र और विदिशा थी। पाटलिपुत्र आपकी शुंग वंश के टाइम पे भी थी, सॉरी विदिशा आपकी शुंग वंश के टाइम पे भी थी, लेकिन ये पाटलिपुत्र कहाँ की टाइम की थी, मौर्यों की टाइम की, लेकिन इन्होंने दोनों ही राजधानियाँ रख दी थी। कण्व वंश के शासक वासुदेव ने पाटलिपुत्र और विदिशा दोनों, मतलब किसी को बुरा ना लगे, दोनों ही शासन रख दिया, मतलब दोनों ही राजधानी रख दी। खैर अंतिम शासक इनका जो बनता है कण्व वंश का सुशर्मन बनता है। सुशर्मन और वासुदेव याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि यही पूछा जाता है कि जो कण्व वंश थे उनका संस्थापक कौन था और कण्व वंश के अंतिम शासक कौन थे, सुशर्मन। यही ज़्यादातर पूछा जाता है और तो मैंने इसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और इनके पतन जो है ना वो शिमुक ने सुशर्मन की हत्या कर दी थी और फिर सातवाहन वंश की स्थापना करी थी। जब शिमुक ने सुशर्मन की हत्या कर दी थी तो आपको पता है सातवाहन की करी थी, तो सातवाहन का जो मतलब संस्थापक होगा तो वो शिमुक ही होगा, ऐसे समझ सकते हो। या ऐसे समझ लो 7 वाहन सीधा सीधा दिख रहा है ना, अगर मान के चलो किसी के घर के अंदर 7 वाहन आपको देखने को मिल जाए तो फिर आप कैसे सिमुक से जाओगे ना, यानी कि सिकुड़ से जाओगे यार, 7 वाहन कैसे जाऊं उसके अंदर, शर्म सी आएगी आपको। तो बस वही सिमुक से सिकुड़, मतलब थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा कि 7 वाहन देखने के बाद सिकुड़ जाना, तो फिर सिमुक ने ही संस्थापक करी। बाकी का क्विक रिवीजन के मामले में आते तो शुंग वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यमित्र शुंग था। कर्ण वंश का था आपका वासुदेव एंड सातवाहन वंश का था सिमुक, जो कि मैंने अभी आपको ट्रिक के थ्रू थोड़ा बहुत बताया है या बताने की कोशिश की है। और इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और ये समझ लो कि यहाँ से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, इतना मैं श्योर करता हूँ। भाई का अगर मैं बात करूँ तो आप बस रिवीजन करते रहना, जो भी पढ़ रहे हो, जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो उसको मन लगा के रिवीजन करना। जस्ट जिस टाइम एग्जाम आपके पास में आएगा ना, आपके समझ लो कि हर एक क्वेश्चन बना पा रहे होगे इस टॉपिक के रिलेटेड, एक बार करके देख लेना। और मैं होल हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा सातवाहन वंश, और इसको कंप्लीट करा के फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। 2 टॉपिक और होंगे, 2 वीडियोस में मैं कंप्लीट करा दूंगा, 2 या 3 वीडियोस में। तो आपका एंशियंट जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं देखूंगा कि आपको मॉडर्न कराना है या फिर आपको मेडिवल कराना है, तो वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। जो भी मैं पहले कराऊंगा आपको बता दूंगा, और उसको भी कंप्लीट करा के मतलब एग्जाम से पहले तो मैं आपको ये निपटा के ही छोड़ूंगा, ठीक है। और फिर इसका रिवीजन भी कराऊंगा ताकि एग्जाम दिखाऊंगा मैं, जब जिस टाइम एग्जाम होगा ना तो आपको बताऊंगा कि किस लेवल से क्वेश्चन फंसे और मैंने क्या क्या पढ़ा है। भाई का उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। कंसिस्टेंसी बना के रखना। और अगर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, घर पे पढ़ रहे हो, तो भाई डेली के डेली आपको कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। कम से कम 8 आवर की स्टडी आप अभी से कर दो, क्योंकि जिस टाइम आप पेपर देने जाओ ना तो आप उन बच्चों से आगे निकल जाओ जो मतलब अभी मतलब मौज काट रहे हैं। आपको पता है क्योंकि 1 लाख वैकेंसी जो है पुलिस की वो अभी तक आई नहीं है ना, तो आने के लिए तो अभी टाइम है। और जिस टाइम आएंगी ना तो आप ऑलरेडी उनसे आगे हो जाओगे जो अभी वेट कर रहे हैं कि अब वैकेंसी आएगी और नहीं आएंगी। तो बस इसी वजह का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप जो भी पढ़ रहे होगे वो एकदम ठीक तरह से पढ़ रहे होगे, कतई गैप नहीं कर रहे होगे। अगर अभी इसे आपने ये रिटेन कर लिया तो इस बार आप एक सीट पक्का लेके जाने वाले हो, और जो भी आपने टारगेट किया है वो आप अचीव करने वाले हो। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और आगे आपके साथ मिलेंगे सातवाहन डायनेस्टी के साथ, और पूरा ये भी कंप्लीट करा दूंगा। सो बता देना अगर आपको कुछ और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ एक सिलेबस के तौर पे ख़त्म करूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखो और कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करना।